मैं डॉक्टर हरवीर सिंह डागोर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। पिछली कई कड़ियों में मैंने राज्य के विषय में चर्चा की। इस अंतिम कड़ी में राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में चर्चा करूँगा। 1948 में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो छापी। उसी को मार्क्सवाद की बाइबल कहा गया। इस पुस्तक में मार्क्स और एंजल्स लिखते हैं कि राज्य पूंजीवादी संस्था है और पूंजी वर्ग के हाथ में है तथा सदा पूंजी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि राज्य पूंजी वर्ग की प्रशासकीय कमेटी है। यह विचार कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक दास कैपिटल में देते हैं। दास कैपिटल का वॉल्यूम फर्स्ट जो 1867 में छपा, उसमें भी राज्य को एक वर्गीय संगठन माना गया। अर्थात राज्य एक ऐसा संगठन है जो वर्ग विशेष का है और यही वजह है कि सत्ताधारी वर्ग सत्ताहीन वर्ग का शोषण और दमन करता है। अगर पूंजीवादी समाज है तो पूंजीपति सर्वहारा का शोषण करते हैं और जब समाजवादी समाज आएगा तब सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी वर्ग को कुचल देगा। अर्थात राज्य एक खास वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के ऊपर शोषण और अत्याचार का यंत्र है। इसलिए जब साम्यवादी समाज आएगा तो राज्य का लोप हो जाएगा, क्योंकि विरोधी वर्ग होगा ही नहीं, राज्य चला जाएगा और मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। एंजल्स भी इसी का समर्थन करते हैं। एंजल्स मार्क्स की पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी एंजल्स भी इसी का समर्थन करते हैं। मार्क्स की पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी जो 1835 में लिखी, उसमें इस तरह के विचार देखे जा सकते हैं। एंजल्स अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी एंड स्टेट में लिखते हैं कि राज्य एक अस्थायी संस्था है, इसलिए किसी स्वतंत्र या लोकप्रिय राज्य की बात करना बेकार है। जब तक सर्वहारा को ज़रूरत होगी राज्य बना रहेगा। उसके बाद राज्य संग्रहालय में चला जाएगा, जहां पुराने चरखे और कांसे की कुल्हाड़ियां रखी हुई होंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, स्टेट इज ए टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन। लेनिन भी इसी को मानते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917 में ये बात कही, पूंजीवादी राज्य एक अपमानित राज्य है क्योंकि यह मेहनतकश लोगों के शोषण पर टिका है। लेकिन क्रांति के बाद एक नया राज्य बनेगा जिसका नाम सर्वहारा का अधिनायकवाद होगा। इसी को लेनिन ने क्वासी स्टेट अर्थात अर्धराज्य कहा। लेकिन जहां मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस पुस्तक में राज्य को समाजवादी राज्य या सर्वहारा का अधिनायकवाद कहा, लेनिन ने उसे कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही में बदल दिया। थोड़े से कम्युनिस्ट लोग सत्ता में आ जाते और फिर वही सर्वसत्ताधारी हो जाते हैं। लेनिन मार्क्स की इस बात को मानते हैं कि एक दिन राज्य का लोप हो जाएगा। लेकिन लेनिन लिखते हैं कि अगर राज्य है तो स्वतंत्रता नहीं है, जब स्वतंत्रता आएगी तो राज्य नहीं होगा। इससे अभिप्राय है कि सामाजिक विकास के अंतिम चरण में मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होगा। राज्य के मार्क्सवादी विचार स्पष्ट तौर पर राज्य को एक बुरी संस्था के रूप में देखते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि राज्य एक दिन चला जाएगा। लेकिन लेनिन ने तानाशाही कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही स्थापित की और इसका व्यवहारिक पक्ष अपेक्षा से कहीं अधिक विपरीत दिखाया। ग्रामसी सुमेलित राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं।
थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड स्टेट। उन्होंने हेजीमोनी या वैधता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। ग्रामसी के विचारों को कई विचारक वर्चस्वधारी राज्य का सिद्धांत भी कहते हैं। ग्रामसी ने पूंजीवादी राज्य को नया रूप ग्रामसी ने पूंजीवादी राज्य का एक नया रूप देखा जो मार्क्स व एंजल्स नहीं देख पाए, और नया रूप यह है कि जिस राज्य को उन्होंने वर्ग संगठन कहा वो राज्य मात्र वर्ग संगठन नहीं है, क्योंकि कभी कभी राज्य अपनी स्वतंत्र भूमिका भी निभा सकता है। ये हो सकता है कि राज्य पूंजी वर्ग के हितों की उपेक्षा करे और सर्वहारा वर्ग के हितों का संरक्षण करे। इसी को राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत भी कहा, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। अठारह में फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें संसद के सदस्यों ने मत दिया जो पूंजी वर्ग से संबंधित थे। उन्होंने लुई नेपोलियन को अपना राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन 3 वर्ष बाद ही इस राष्ट्रपति ने अपनी कार्यशैली बदल दी। उसने पूंजी वर्ग के हितों को धक्का पहुंचाया तथा सैनिक और श्रमिक वर्ग के हितों को लाभ पहुंचाया। इस वजह से वो इतना लोकप्रिय हो गए कि 3 साल बाद उसने अपने को फ्रांस का सम्राट बना लिया। उसे नेपोलियन थर्ड कहा जाने लगा। मार्क्स ने इन घटनाओं को देखकर एक लेख लिखा, 18th ब्रूमायर ऑफ लुई नेपोलियन बोनापार्ट 1852 में, जिसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कभी कभी राज्य अपनी सापेक्ष स्वायत्तता को दर्शाते हैं। ग्रामसी इसी रचना से प्रेरणा लेते हैं और ये कहते हैं कि पूंजी वर्ग इतना जागरूक हो गया है कि वो अपने विरोधियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, अर्थात धार्मिक गुरु, अध्यापक, बुद्धिजीवी और श्रमिक संघ के नेता सभी पूंजी वर्ग के प्रशंसक हो जाते हैं और उन्हीं की प्रशंसा से पूंजीवादी राज्य को वैधता प्राप्त हो जाती है। जो लोग पूंजीवादी राज्य का विरोध करते हैं उनका दमन कर दिया जाता है, इसलिए पूंजीवादी राज्य सुरक्षित हो जाता है। अर्थात पूंजीवादी राज्य की वैधता, सहमति व दमन दोनों पर टिकी हुई है। बौद्धिक वर्ग राज्य को वैधता प्रदान करते हैं, ऐसा ग्रामसी का मानना था। दमन से और सहमति से पूंजीवादी राज्य अपनी वैधता स्थापित कर लेते हैं। बाद के विचारक रैल्फ मिलीबैंड भी ग्रामसी से प्रेरणा लेते हैं। रैल्फ मिलीबैंड की 2 प्रसिद्ध पुस्तक हैं, मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स और स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मिलीबैंड के अनुसार समाज बहुलवादी है और इसलिए समाज में असंख्य समूह हैं। राज्य का कार्य इन सभी समूहों को या समूहों के बीच निष्पक्ष निर्णायक की तरह कार्य करना है। अब पूंजीवादी समाज व शासक वर्ग में अंतर निकाल देना चाहिए, क्योंकि पूंजी वर्ग शासक नहीं होते, वो लोकतंत्र की वजह से मध्यम वर्ग से शासन करवाता है। इसलिए पूंजी वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब शासक वर्ग पूंजी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। वास्तव में पूंजी वर्ग शासन न करने पर भी शासक बन गया है, चूंकि वो मध्यम वर्ग से अपना शासन करवाता है। इसलिए मिलीबैंड के अनुसार पूंजीवादी समाज में पूंजी वर्ग सत्ताधारी वर्ग है और मध्यम वर्ग शासक वर्ग है। उसने रूलिंग क्लास और गवर्निंग क्लास इन दोनों के मध्य विभेद किया है। रैल्फ मिलीबैंड के अनुसार कैपिटलिस्ट क्लास इज ए रूलिंग क्लास एंड मिडिल क्लास इज ए गवर्निंग क्लास। वर्तमान लोकतांत्रिक विचारधाराओं में ऐसा देखने को मिलता भी है कि सत्ता चाहे जिसकी भी रहे, पूंजी वर्ग के हितों की उपेक्षा नहीं होती, वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। फ्रांस के निकोलस पुलेसांज, जिनकी पुस्तक स्टेट पावर एंड सोशलिज्म तथा पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास दोनों पुस्तक
पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास 1974 में आई तथा स्टेट पावर एंड सोशलिज्म 1978 में आई। वो भी इसी तरह के विचार रखते हैं। पोलेंजा ग्रामसी और मिलीबेंट दोनों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन वो इसमें एक नई व्याख्या जोड़ते हैं। पूंजी वर्ग सत्ताधारी वर्ग नहीं है, लेकिन राज्य को एक नई भूमिका निभानी पड़ रही है, और वो यह है कि पूंजी वर्ग में विरोध पैदा ना हो, अर्थात राज्य पूंजी वर्ग को जोड़े रखने का कार्य करता है, लेकिन साथ ही राज्य श्रमिक वर्ग में दरारें पैदा करता है ताकि सर्वहारा संगठित ना हो जाएं। इसलिए अगर सर्वहारा संगठित हो जाता है तो क्रांति का रास्ता खुल जाता है, और इसी को कहते हैं वर्गीय शक्तियों के जमावड़ा या वर्ग युद्ध का टकराव बिंदु, कंडीशन ऑफ क्लास फोर्सेस। अर्थात पोलेंजा का मानना है कि राज्य पूंजी वर्ग को जोड़े रखने का प्रमुख कार्य करता है और श्रमिक वर्ग में दरारें पैदा करता रहता है। ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि क्रांति अब हो ही ना। क्लाउज ओफे, जिन्होंने उभरती हुई आशाओं की क्रांति की बात की, ओफे के अनुसार कल्याणकारी राज्य वास्तव में पूंजीवादी राज्य है जिसमें सत्ता पूंजी वर्ग के पास रहती है, लेकिन वो राज्य जनकल्याण कार्य करता है ताकि शोषित और पीड़ित लोग संतुष्ट व खुश हो सकें। कल्याणकारी राज्य लोगों की आशाओं को उभार देता है और इसी को उन्होंने उभरती हुई आशाओं की क्रांति कहा। इससे एक संकट पैदा होता है कि राज्य लोगों की उभरती हुई आशाओं को पूरा नहीं कर पाता, और जब राज्य लोगों की आशाओं को पूरा नहीं कर पाता तो वैधता का संकट भी पैदा हो जाता है। इसी कारण पूंजीवादी राज्य में कुछ नए तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कुछ सीमाओं तक लोगों की आशा पूरी कर देना और राज्य की भूमिका को कम करना तथा निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, या बड़े संकटों की दुहाई देकर अपनी असमर्थता व्यक्त कर देना, जैसा वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों में देखने को मिलता है। आज के राज्य, विशेष तौर पर विकासशील देशों के लोकतांत्रिक राज्य, यही कार्य करते हैं। पहले वो लोगों की आशाएं उभारते हैं और फिर उनको सभी को पूरा नहीं करते, कुछ हद तक पूरा करते हैं और कुछ कार्य निजी क्षेत्र को सौंप देते हैं ताकि वो आगे बढ़ते रहें और पूंजीपति भी संगठित होते रहें। या कई बार राज्य बड़े संकटों की दुहाई देते हैं और लोगों की आशाओं को पूरा नहीं कर पाते। इसी को उभरते हुए आशाओं की क्रांति कहा गया।